आज़ादी के लगभग 77 साल के बाद भी इंडिया का कोई सीनियर मिलिट्री ऑफिसर किसी दूसरी फोर्स के ऑफिसर या सोल्जर को लीगली कमांड नहीं कर सकता था। यहाँ पे लीगल वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई सीनियर ऑफिसर ऑर्डर दे सकता है और सामने वाला फॉलो भी करेगा, पर अगर वो फॉलो नहीं करता तो उस ऑर्डर को इन्फोर्स कराने के लिए उस सीनियर ऑफिसर के पास कोई कानूनी तरीका नहीं है। और इस एक प्रॉब्लम की वजह से वॉर टाइम के दौरान बहुत कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो सकती हैं। ये वीडियो उस रिफॉर्म के बारे में है जिसको कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक भारतीय मिलिट्री का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। इसका नाम है थिएटराइजेशन। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि थिएटराइजेशन एग्जैक्टली क्या है और क्या ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से इसके बारे में सोचा जा रहा है और अब थिएटराइजेशन एक्चुअली कंप्लीट होने वाला है। जैसा आप जानते हैं, इंडियन मिलिट्री 3 मेन सर्विसेज में डिवाइडेड है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। क्योंकि तीनों सर्विसेज बहुत बड़ी हैं और हमारा देश बहुत बड़ा है, इसीलिए इन तीनों सर्विसेज ने देश को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करके रखा है और हर जोन का एक हेडक्वार्टर होता है जिसे एक सीनियर ऑफिसर लीड करता है और जो उस एरिया के सोल्जर्स, बेसिस, इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। इसी हेडक्वार्टर्स को कमांड कहते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कमांड्स बने हुए थे ये तब से बने थे जब भारत में अंग्रेज राज करते थे। जब वो भारत से गए उसके बाद वही सिस्टम कंटिन्यू होते चला गया। अब इंडिया के पास इन तीनों सर्विसेज में मिला के 17 कमांड्स हैं, आर्मी के साथ, एयरफोर्स के साथ और नेवी के 3। इन कमांड्स की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी एक दूसरे से मैच नहीं करती थी। सबसे बड़ी बात, एक सर्विस का कमांड दूसरी सर्विस के कमांड को ऑर्डर्स लीगली नहीं दे सकता था। मतलब मान लीजिए कि एक एरिया में कुछ आर्मी के सोल्जर्स एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं और उनको एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एयरफोर्स की स्ट्राइक चाहिए, तो ये दोनों फोर्स, आर्मी और एयरफोर्स, अलग अलग चेन ऑफ कमांड को रिपोर्ट करते हैं और अगर कुछ भी करवाना है तो वो अलग अलग चेन ऑफ कमांड्स के थ्रू होके आएगा। ऐसी सिचुएशन में पीस टाइम में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब लड़ाई चल रही होती है तो ये अलग अलग चेन ऑफ कमांड का स्ट्रक्चर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कमांड्स का, जिसपे अभी इंडियन आर्म फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। इसका सॉल्यूशन और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारी कहानी का, वो है थिएटर कमांड। थिएटर कमांड एक यूनिफाइड कमांड होता है जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक ही कमांडर के अंडर काम करते हैं, जो किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस सिस्टम में 3 सर्विसेज सिर्फ कोऑर्डिनेशन नहीं करती, बल्कि लैंड, एयर और सी फोर्सेस सीधे एक रीजनल कमांडर के कंट्रोल में होती हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए, एक कमांडर, एक मैप और एक प्लान। थिएटर कमांड्स के फेवर में मेनली 3 मेजर आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। पहला, बेटर वॉर फाइटिंग। एक कमांडर जिसके पास तीनों फोर्सेस का कंट्रोल हो, वो वॉर टाइम में बेहतर डिसीजन ले सकता है, जिससे वॉर फाइटिंग इंप्रूव होती है। All units, operation is a go. Copy that. Moving to secure the ridge. Maintain formation and wait for my mark. Let's bring them home. दूसरा रीजन है फ्रैगमेंटेड कमांड स्ट्रक्चर को फिक्स करना और तीसरा, इस पूरे प्रोसेस को ज़्यादा इकोनॉमिक बनाना, क्योंकि लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और प्रोक्योरमेंट के 3 अलग अलग सिस्टम्स मेंटेन करना बहुत महंगा और इनएफिशिएंट होता है। थिएटर कमांड की ज़रूरत कैसे और पहली बार कब महसूस हुई, उसके बारे में बात करते हैं। कहानी शुरू होती है मई 1999 से। ये बात है कारगिल की लड़ाई की। कुछ घुसपैठिए एलओसी क्रॉस करके भारत की बाउंड्री के अंदर आ गए और कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिलिट्री पोस्ट को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। फिर इन घुसपैठियों को डिसमेंटल करने के लिए, इनको भगाने के लिए भारत ने अपना एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जिसको ऑपरेशन विजय कहते हैं, और कुछ ही समय के अंदर ये मिशन कामयाब हुआ। 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय को कंप्लीट किया गया था और 3 दिन के बाद 29 जुलाई को भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था कारगिल रिव्यू कमेटी। इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये पता लगाया जाए कि कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके पीछे क्या क्या इवेंट्स हुए थे और ऐसा क्यों हुआ कि इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज और बाकी ग्राउंड पे जितनी भी सर्विसेज थी वो इस अटैक से सरप्राइज हो गए, और क्या ऐसे कदम लिए जा सकते हैं जिससे ऐसी कोई चीज़ फ्यूचर में ना हो। इस कमेटी ने पूरा रिसर्च करने के लिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, यहाँ तक कि एक्स प्राइम मिनिस्टर से भी इंटरव्यूज़ किए, और सारा रिसर्च करने के बाद कुछ महीनों के बाद जो रिपोर्ट बनी
उस रिपोर्ट को एक्चुअली पब्लिक को भी अवेलेबल कराया गया, जो कि बहुत ही अनयूजुअल बात है किसी मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर। रिपोर्ट ने सिर्फ पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं किया, उसने ये दिखाया कि भारत की जो इंटरनल सर्विसेज हैं, चाहे इंटेलिजेंस सर्विसेज हो गई, बॉर्डर मैनेजमेंट या मिलिट्री सर्विसेज, उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन की सख्त ज़रूरत है। उसने ये भी दिखाया कि सबसे टॉप लेवल पे कोई ऐसी बॉडी नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक इंटीग्रेटेड फोर्स के रूप में लीड कर सके। टेक्निकली देखा जाए तो एक कोऑर्डिनेटिंग पोजीशन तो है, लेकिन 1947 से लेकर 2019 तक ये रोल एक सीनियर मोस्ट सर्विस चीफ को रोटेशनल बेसिस पे मिलता था। इस पोजीशन का कोई फिक्स टेन्योर नहीं था, कोई इंडिपेंडेंट ऑफिस नहीं था और प्रैक्टिकल अथॉरिटी भी बहुत लिमिटेड थी। अगर देखा जाए तो ये एक सिर्फ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अपने आप में एक सिस्टम या एक ऑफिस नहीं था। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए पहली बार कोशिश की गई साल 2000 में, यानी कारगिल रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके आने के बाद। अप्रैल 2000 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, जिसका काम था कि जो रिपोर्ट में फाइंडिंग्स आई हैं उसको रिव्यू किया जाए और कुछ एक्शन लिया जाए। इसी के बाद इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे नए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। पर सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये था कि इंडिया ने अपना पहला ट्राई सर्विस कमांड एस्टैब्लिश किया, एक ऐसा कमांड जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक ही कमांडर के अंडर काम कर सकें। 11 मई 2001 को गवर्नमेंट ने अंडमान और निकोबार कमांड को अप्रूव किया और अक्टूबर 2001 में पोर्ट ब्लेयर में इसे फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद 2003 में एक और कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भी इस्टेब्लिश किया, जो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड काम करते थे। लेकिन अंडमान और निकोबार कमांड में एक इनहेरेंट लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से आगे ये थिएटर कमांड का जो डिस्कशन है ये ज़्यादा जोर पकड़ लेता है। लिमिटेशन ये थी कि जो अंडमान और निकोबार कमांड था, इसके ओवरऑल कमांडर के पास ऑपरेशनल ऑर्डर्स देने की पावर थी, यानी ट्रूप्स को कहां डिप्लॉय करना है और क्या मिशन एग्जीक्यूट करना है ये वो बता सकते थे, लेकिन वो दूसरी सर्विसेज के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते थे। सिंपल भाषा में समझने के लिए इसको ऐसे देखिए, अंडमान और निकोबार कमांड के जो टॉप पे व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए कि वो आर्मी का एक सीनियर अफसर है, उसके नीचे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के बंदे हैं। मान लीजिए कि नेवी के किसी सेलर ने ऐसी कोई चीज़ की जिससे जो टॉप पे व्यक्ति बैठा है वो एग्री नहीं करता, अब उसको इस नेवी के सेलर को कुछ पनिशमेंट देनी है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, तो वो अपने रूल के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि नेवी के सेलर के ऊपर अगर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो वो नेवी के चेन ऑफ कमांड से होगा, आर्मी से नहीं। मिलिट्री के अंदर ऑपरेशनल कंट्रोल और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास ऑपरेशनल कंट्रोल है पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है, तो आपका ऑपरेशनल कंट्रोल बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके नीचे जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो आप उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। आर्मी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950 और नेवी एक्ट 1957, ये तीनों सर्विसेज के एक्ट्स अपनी अपनी सर्विसेज को ये पावर देते हैं कि वो अपने फौजियों के ऊपर अपने हिसाब से एक्शन ले, और इस गैप को सॉल्व करना ही थिएटराइजेशन का सबसे बड़ा चैलेंज था। अंडमान और निकोबार कमांड का ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसके बाद बहुत सालों तक थिएटराइजेशन के बारे में कोई सीरियस स्टेप्स नहीं लिए गए। थिएटराइजेशन का मतलब ये होता कि सर्विस चीफ्स को अपनी फोर्सेस का डायरेक्ट ऑपरेशनल कंट्रोल एक जॉइंट कमांडर के साथ शेयर करना पड़ेगा। इससे अथॉरिटी, करियर स्ट्रक्चर्स और प्रेस्टीज सब इम्पैक्ट हो सकते थे। एयरफोर्स, जो तीनों फोर्सेस में साइज में सबसे छोटा है, उनके लिए कंसर्न ये था कि उनके लिमिटेड एयरक्राफ्ट अलग अलग थिएटर्स में डिवाइड कर दिए जाएंगे और जिससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। तो 2000 के अंडमान और निकोबार एक्सपेरिमेंट के बाद इस पूरे थिएटराइजेशन के डिबेट में कोई खास चेंजेस हुए नहीं। बड़ा अपडेट तब आया जब ये पूरा डिस्कशन पैसे के अराउंड पहुंचा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकटकर के अंडर एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स अपॉइंट की और दिसंबर 2016 में इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट का फोकस था टीथ टू टेल रेशियो। मिलिट्री की भाषा में टीथ का मतलब होता है फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो जाके बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं, और टेल होता है वो सिस्टम्स, वो सपोर्ट सिस्टम्स जो उन सोल्जर्स को हेल्प कर रहे हैं फ्रंट पे जाके लड़ाई करने के लिए, यानी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। तो गवर्नमेंट ने कमिटी के रिकमेंडेशंस पे एक्शन लिया और लगभग 57,000 सोल्जर्स को रीडिप्लॉय किया गया। इस कमिटी ने एक बार फिर से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोजीशन बनाने का रिकमेंडेशन दिया, यानी एक 4 स्टार ऑफिसर जो डिफेंस मिनिस्टर के लिए सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर था।
इसका मतलब ये हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर को 3 अलग अलग चीफ रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, सिर्फ एक 4 स्टार मिलिट्री ऑफिसर डिफेंस मिनिस्टर के साथ बात कर रहा है, स्ट्रेटेजी पे रिकमेंडेशन दे रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का रिकमेंडेशन कारगिल कमेटी ने भी दिया था। सारी बातें अपनी जगह पे थी, अब जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पुश की जो थिएटराइजेशन को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सके, और ये चीज हुई फाइनली 2019 में। इंडिपेंडेंस डे के दिन अपनी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पोस्ट को बनाने का अनाउंसमेंट किया। 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। ये परमानेंट और फुल टाइम पोजीशन थी। इसके पास डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की लीडरशिप थी और इसका मैंडेट एक्सप्लिसिटली जॉइंटनेस और थिएटर कमांड्स को प्रमोट करना था। पर एक चीज जानबूझ के चेंज नहीं की गई, सीडीएस के पास बाकी सर्विस चीफ्स के ऊपर ऑपरेशनल कमांड की अथॉरिटी नहीं थी। यानी वो एक बैटल के दौरान इंडिविजुअली सर्विस चीफ्स को जाके ये ऑर्डर नहीं दे सकते कि कहीं पे सोल्जर्स को डिप्लॉय करना है, शिप्स को भेजना है, एयरक्राफ्ट को भेजना है। ये सारी पावर उनके पास नहीं थी। और ऐसा करने का रीज़न ये था कि जो गवर्नमेंट के पास मिलिट्री एडवाइस आ रही है वो पूरी तरह इम्पार्शियल हो। जनरल रावत ने थिएटराइजेशन के प्रोसेस पे बहुत एग्रेसिवली काम किया। इंटर सर्विसेज सिनर्जी और एयर डिफेंस कमांड जैसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। पर अचानक से 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई, और इस घटना के बाद थिएटराइजेशन के प्रोग्रेस पे बहुत ज़ोर का शॉक लगा। इनफैक्ट उनकी मौत के बाद बहुत महीनों तक सीडीएस की पोजीशन पे किसी और को नहीं रखा गया था। फिर सितंबर 2022 में जनरल अनिल चौहान ने सीडीएस के पद को संभाला। तो ये एक प्रॉब्लम जो थी कि एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर अपने नीचे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सोल्जर्स या ऑफिसर्स के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं ले सकता। इस गैप को फिक्स करने के लिए साल 2023 में पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस बिल। इसमें प्रपोज किया गया कि ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पे टॉप पे जो कमांडर है उसके नीचे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के सोल्जर्स और ऑफिसर्स हैं, उस कमांडर के पास ये पावर हो कि वो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले सकता है। इसके अगले साल यानी मई 2024 में इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट लागू हो गया, और उसके अगले साल 2025 में एग्जैक्ट रूल्स और प्रोसीजर्स आ गए जो ये पावर देते थे कमांडर को कि वो अपने नीचे तीनों सर्विसेज के सोल्जर्स और ऑफिसर्स को डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले सकता है। साल 2025 को डिफेंस मिनिस्ट्री ने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया, और ये बात क्लियर दिखा रही थी कि कैसे इंडिया का थिएटराइजेशन तेजी से हो रहा है। फिर 2025 में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और इसके बारे में बात करते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि कैसे थिएटर कमांड्स एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है अपनी फोर्सेस को एक साथ अरेंज और सिंक्रोनाइज करने का, जब ऐसी जगह पे लड़ाई हो रही है जहाँ पे तीनों सर्विसेज इन्वॉल्व हैं। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से थिएटराइजेशन के प्रोसेस पे थोड़ा डिले हुआ, पर मई 2026 में रिटायर होने के पहले जनरल अनिल चौहान ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा कि थिएटराइजेशन कंप्लीट होने में और थिएटर कमांड्स को एक्चुअली प्रैक्टिस में आने में कुछ और महीने लगेंगे। इस समय जैसा प्लान है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि 3 थिएटर कमांड्स बनाए जाएंगे भारत के अंदर। एक होगा नॉर्दर्न कमांड जो कि चाइना को फेस कर रहा होगा, उस तरफ से कोई थ्रेट आता है तो उसके साथ डील करेगा। एक होगा वेस्टर्न कमांड जो पाकिस्तान की तरफ है, और एक होगा मैरीटाइम कमांड जो कि इंडियन ओशन और भारत की ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा। तो जो कहानी थिएटराइजेशन की कारगिल वॉर के बाद शुरू हुई थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी ही कहानी खत्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।